नमस्कार दोस्तों। तो आज हम लोग एक नया वैकेंसी के बारे में बात करेंगे। सिविल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल के लिए यहाँ पर एक वैकेंसी हमको व्यापम के साइट में देखने को मिला है, तो उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। देख लीजिए, जो वैकेंसी है ये लोक निर्माण विभाग के अंतर्गत ये जारी किया गया है। लोक निर्माण विभाग नया रायपुर के अंतर्गत उप अभियंता सिविल और उप अभियंता विद्युत और यांत्रिकी के लिए ये जो पोस्ट है वो जारी किया गया है। मतलब कि सब इंजीनियर या फिर जेई के लिए ये पोस्ट सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल के लिए यहाँ पर ये हमको देखने को मिला है। ठीक है, कौन से विभाग के अंतर्गत है? लोक निर्माण विभाग के अंतर्गत है। देखिए, इसमें ऑनलाइन भरने की जो तिथि वगैरह है उन सब के बारे में बात कर लेते हैं। बाकी इसको मैं बहुत विस्तार से आपको समझाने वाला हूँ। जैसे व्यापम के साइट में आप लोग जाएंगे तो आपको कुछ इस प्रकार से देखने को मिलेगा। ये कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर आप चेक करेंगे तो इनके बारे में पूरा डिटेल में आपको हर चीज़ देखने को मिलेगा। जैसे कि जो न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजमेंट आया था वो पहले आपको देखने को मिलेगा। विभागीय जो विज्ञापन है उसके बारे में जानकारी आपको देखने को मिलेगा। जैसे अभी मैं आपको जो बता रहा था उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। व्यापम परीक्षण निर्देश, व्यापम जो परीक्षण निर्देश है उसके बारे में यहाँ पर जानकारी मिलेगा। मतलब अभी जो हम देख रहे थे वही चीज़ है। सिलेबस के बारे में जानकारी मिलेगा और जो भी इंस्ट्रक्शन वगैरह है सब इस प्रकार से यहाँ पर है। ऑनलाइन जो फॉर्म है अप्लाई करने का, जो आपको यहाँ पर देखो, ये ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ पर नीचे लिखा हुआ है। इसको क्लिक करेंगे तो आपको कुछ इस प्रकार से ऐसा ओपन होगा। आपको मोबाइल नंबर वगैरह डाल करके रजिस्ट्रेशन आपने पहले भी जो किया होगा उसको डाल करके, पासवर्ड डाल करके लॉगिन करना है। उसके बाद आप यहाँ पर रजिस्ट्रेशन अपना कर सकते हैं। ठीक है, तो ये फिलहाल व्यापम के साइट में आप लोग इसको देख लीजिएगा कैसा है क्या है। उसके बाद जो सिलेबस वगैरह है ना उसके बारे में भी बात करेंगे। सिलेबस में क्या क्या दिया है, सिविल में, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, उन सबके सिलेबस को हम लोग देखेंगे। फिलहाल यहाँ पर इसको समझते हैं। किसको? इसको। ठीक है, यहाँ देख रहे थे ये। देखिए, सिलेबस के बारे में बाद में बात करेंगे। ठीक है, इसका टेस्ट सीरीज वगैरह भी हमारे एप्लीकेशन में चालू किया जाएगा। अभी जैसे पीएचई का हम लोगों ने टेस्ट सीरीज चलाया था, काफ़ी अच्छा रिस्पांस आया। इसी प्रकार से इसका भी, और हो सके तो इस बार इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल का जो पोस्ट है उसके लिए भी हम लोग टेस्ट सीरीज चालू करेंगे। ठीक है, कितना कितना पोस्ट है आगे हम लोग बात करेंगे। फिलहाल यहाँ पर फॉर्म फिल करने का और जो भी यहाँ पर एग्ज़ाम डेट वगैरह है वो सब दिया हुआ है। इसको हम लोग यहाँ पर समझ लेते हैं। देखिए, तो ऑनलाइन आवेदन करने की जो प्रारंभिक तिथि है वो 9/5/2025 है। मतलब कि 9 मई 2025 से ये फॉर्म अप्लाई करने का डेट यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, मतलब कि 9 मई 2025। ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि यहाँ पर दिया गया है 2/6/2025। मतलब कि 2 जून 2025 तक ये शाम 5 बजे तक इसको ऑनलाइन अप्लाई किया जा सकता है। त्रुटि सुधार वगैरह दिया गया है। ठीक है, इसका परीक्षा की संभावित तिथि, यहाँ पर संभावित लिख दिया जाता है। हालांकि आप संभावित है तो ये नहीं सोचना है कि एग्ज़ाम का डेट बढ़ जाएगा, थोड़ा और समय मिल जाएगा, आपको ऐसा नहीं सोचना है। ठीक है, तो 13 जुलाई 2025 रविवार के दिन एग्ज़ाम की तिथि यहाँ पर निर्धारित की गई है और संभावना यही है कि इसी तिथि में एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाएगा। ठीक है, बहुत कम चांसेस होता है कि एग्ज़ाम का डेट बढ़े। बाकी ये जो डेट दिया गया इसी को आप लोग अंतिम मान करके चलेंगे। ठीक है, प्रवेश पत्र जारी करने की तिथि तो एग्ज़ाम से कुछ दिन पहले है ना, लगभग 7-8 दिन पहले ये जो प्रवेश पत्र है वो जारी हो जाता है। तो वही चीज़ यहाँ पर दिया गया है। एग्ज़ाम कहाँ कहाँ पे होगा, तो ये 5 संभागीय मुख्यालय में एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाएगा। ठीक है, मतलब कि जो संभाग मुख्यालय है जैसे कि बिलासपुर, रायपुर, दुर्ग, सरगुजा और बस्तर संभाग, 5 संभाग है, उसके जो संभाग मुख्यालय है, ठीक है, संभाग मुख्यालय में एग्ज़ाम को कंडक्ट कराया जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से व्यापम का निर्देश है। व्यापम के निर्देश में और बहुत सारी चीज़ें हैं, उसके बारे में भी हम लोग बात कर लेते हैं। बाकी यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट रहेगा उसी चीज़ को आपको मैं बताऊंगा। ठीक है, प्रोफाइल रजिस्ट्रेशन वगैरह कैसा कैसा करना है सब चीज़ यहाँ पर दिया गया है। इसको मैं अपने टेलीग्राम में शेयर कर दिया हूँ, टेलीग्राम में चेक करिएगा। तो ये आपका जो सिलेबस वगैरह है, ठीक है, यहाँ पर 4-5 जो टैब ओपन करके रखा हूँ उसमें सिलेबस वगैरह भी जो दिया गया है सबको मैं हमारे टेलीग्राम में मैं शेयर कर दिया हूँ। एप्लीकेशन में भी वहाँ पर फ्री स्टडी मटेरियल वाले सेक्शन में जाएंगे तो वहाँ पर भी आपको ये देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पर आप लोग पढ़ सकते हैं या फिर व्यापम के साइट में जाकर डायरेक्ट इसको पढ़ सकते हैं। ठीक है, लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो यहाँ पर जैसे कि देखिए, ये एग्ज़ाम का जो सेंटर है ना वो दिया गया है ना, कहाँ कहाँ पे कौन कौन सा जगह है जहाँ पर एग्ज़ाम कंडक्ट कराया गया, एग्ज़ाम कंडक्ट होगा उसके बारे में यहाँ पर बात किया गया है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर कितना कितना पोस्ट किसके किसके लिए आया हुआ है उसके बारे में बात कर लेते हैं। देखिए, तो कुछ इस प्रकार से आपको देखने को मिलेगा। सबसे पहले यहाँ पर हम लोग देखते हैं सिविल का। ठीक है, सिविल इंजीनियरिंग में हमको क्या देखने को मिलता है, इसमें टोटल हमको 86
पोस्ट यहाँ पर देखने को मिल रहा है। ठीक है, 86 जो पद की संख्या है वो इस प्रकार से 86 हमको यहाँ पर देखने को मिलता है। ठीक है, देखो यहाँ पर अब किसके किसके लिए कितना कितना पद है उसको यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, ये अनारक्षित है, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग। ठीक है, मतलब कि ओबीसी के लिए 11 है, अनुसूचित जनजाति मतलब एसटी के लिए 25 है, अनुसूचित जाति के लिए 9 है, अनारक्षित है 35। इसमें महिलाओं को कितना कितना आरक्षण दिया गया है यहाँ पर दिया गया है। इसी प्रकार से यहाँ पर जो भूतपूर्व सैनिक है उनके लिए कितना कितना आरक्षण है वो यहाँ पर दिया गया है। और यहाँ पर दिव्यांगजन है तो कितना पद आरक्षित है वो यहाँ पर ये दिया हुआ है। ठीक है, तो इस प्रकार से पद की संख्या को देख लीजिएगा। इसके बाद देखो, अच्छा यहाँ पर ये जो देखो यहाँ पर 86 ऊपर में लिख दिया गया है और यहाँ पर ये 80 मतलब 80 यहाँ पर लिखा गया है। तो ये कैसे क्या हो रहा है उसको हम आगे यहाँ पर और समझेंगे ना। देखो इसी प्रकार से उप अभियंता जो विद्युत यांत्रिकी है उसके लिए यहाँ पर 16 पद देखने को मिलता है। ठीक है, जैसे यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर 15 लिखा हुआ है, इसको मैं आपको आगे समझाऊंगा। ठीक है, क्यों ऐसा लिखा हुआ है। ठीक है, वहाँ पर जो दिव्यांगजन है तो आरक्षित पदों की संख्या ना उसकी वजह से वहाँ पर ये यहाँ पर 15 दिख रहा है और वहाँ पर एक मिला करके 16 ऐसे कुछ किया गया है। आगे वह हमको देखने को मिल जाएगा। इसमें भी आप देखेंगे तो अनारक्षित, अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए कितना कितना पद आरक्षित है, मतलब कितना कितना पोस्ट है यहाँ पर ये यहाँ पर दिया हुआ है। महिलाओं के लिए कितना कितना पोस्ट यहाँ पर आरक्षित वगैरह है वो सब यहाँ पर दिया गया है। अब देखो यहाँ पर बैकलॉग जो रिक्ति है उसको, ठीक है, बैकलॉग मतलब कि पुराने ऐसे पद होते हैं जो कि रिजर्व कैटेगरी के होते हैं या फिर जैसे कि दिव्यांगजन है तो आरक्षित वगैरह रहता है, लेकिन उसमें कैंडिडेट नहीं मिल पाते हैं तो वो बैकलॉग के श्रेणी में चला जाता है, उसको फिर से यहाँ पर जारी किया जाता है। तो बैकलॉग वाला जो पद है वो यहाँ पर फिर से मतलब बताया गया है। तो ये बैकलॉग में कितना कितना है। अब जैसे यहाँ पर सिविल में अगर हम बात करेंगे तो यहाँ 10 है। ठीक है, बैकलॉग में अगर हम देखेंगे तो सिविल में कितना पोस्ट है, 10 है। ठीक, ये 10। इसमें अब कौन कौन सा कैटेगरी के लिए किसका मतलब कि क्या मतलब कितना कितना पोस्ट है वो भी यहाँ पर दिया गया है। जैसे आप देखोगे तो ये शॉर्ट फॉर्म यहाँ पर दिया गया है HHOL, तो उसका ये किस मतलब किसके किसके लिए है यहाँ पर दिया गया। श्रवण बाधित है, एक बाजू से अगर हैंडीकैप्ड है तो एक पैर या फिर अस्थि बाधित है तो उनके लिए इस प्रकार से ये दिया हुआ है। ठीक है, तो इसको आप लोग चेक करिएगा। इसी प्रकार से यहाँ पर विद्युत और यांत्रिकी के बारे में बात करेंगे तो यहाँ पर सिर्फ एक पोस्ट है इस प्रकार से मतलब कि बैकलॉग में। अब कुल मिला करके आप देखेंगे तो यहाँ पर कुल जो योग है, ठीक है, कुल योग तो उधर हम लोग जो देख रहे थे जैसे ऊपर में आपको लिखा हुआ था 86। ठीक है, 86, तो 86 और 10 वाला कौन, बैकलॉग वाला, तो 86 और वहाँ पर 10 दोनों को मिला दोगे तो ये लगभग 96 इस प्रकार से मतलब ये 96 हमको ये टोटल यहाँ पर सिविल में देखने को मिल रहा है। ठीक है, जिसमें हमको क्या देखने को मिला कि बैकलॉग जो रिक्ति है वो 10 है ना दिव्यांगजन के लिए। और यहाँ पर हम देखेंगे तो 86, ठीक है, 86 जिसमें 6 क्या चीज़ है दिव्यांग के लिए है। वहाँ पर हम बताया था कि इधर हमारा 80 था, उधर 6 पोस्ट और था, तो दोनों को मिलाकर 86 हो जा रहा था। तो जो ये 86 पद जो हमको देखने को मिल रहा है जिसमें 6 क्या है दिव्यांगजन के लिए है और बाकी यहाँ पर बैकलॉग में देखेंगे तो यहाँ पर 10 दिव्यांग के लिए है। ठीक है, तो मतलब सामान्य अगर रिक्तियों में अगर बात करेंगे तो 6 पोस्ट यहाँ पर दिव्यांग के लिए, बाकी 80 पोस्ट वहाँ पर सामान्य जो था ST OBC जनरल वगैरह उन सब के लिए है, 6 दिव्यांग के लिए। बैकलॉग की रिक्ति के बारे में बात करेंगे तो 10 दिव्यांग के लिए है ना, ये बैकलॉग वाला रिक्ति है। कुल योग कितना है, 96 है। जनरली होता क्या है ना कि अगर ये इंजीनियरिंग फील्ड में ज़्यादातर देखा जाए तो बैकलॉग पोस्ट हमको देखने को मिल ही जाता है। ये इसलिए होता है क्योंकि उस कैटेगरी के मान कर चलिए हैंडीकैप्ड अगर कैंडिडेट नहीं मिल रहे हैं, एग्ज़ाम तो हो गया लेकिन उस कैटेगरी के कैंडिडेट अगर हमको नहीं मिले हैं तो फिर उस कंडीशन में बैकलॉग के श्रेणी में चला जाता है। क्योंकि यहाँ पर स्पेशली यहाँ पर बता दिया गया है कि किस किस प्रकार का हैंडीकैप्ड होना चाहिए, इस प्रकार से वहाँ पर वो दिया गया है। ठीक है, मतलब दिव्यांगजन जो होंगे तो किस कैटेगरी का होना चाहिए, किस प्रकार का होना चाहिए, इसलिए मतलब वो दिया रहता है, इसी वजह से ऐसा बैकलॉग के श्रेणी में चला जाता है। इसी प्रकार से यहाँ पर विद्युत यांत्रिकी के बारे में बात करेंगे तो टोटल यहाँ पर 17 हो जा रहा है। ठीक है, 16 और 1 मिला करके, ठीक है, 16 1 मिलाकर क्या हो जा रहा है, 17 हो जा रहा है, दोनों को जोड़ेंगे तो ठीक टोटल पोस्ट यहाँ पर हम मतलब कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि कुल जो विद्युत और यांत्रिकी मतलब इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल के लिए अगर हम बात करेंगे तो हमको 17 पोस्ट देखने को मिल रहा है। और अगर सिविल के बारे में बात करेंगे तो हमको 96 पोस्ट देखने को मिल रहा है। ठीक है, और इसमें कितना कितना पद आरक्षित है वो सब इस प्रकार से ये महिला के लिए या फिर और जो भी भूतपूर्व सैनिक है उनके लिए दिया हुआ है। ठीक है, तो इस प्रकार से है। सैलरी को आप देख लेंगे यहाँ पर है ना, वेतनमान कितना होगा 35,400 से लेकर के 1,12,400 ये इसका वेतनमान है। यहाँ से यहाँ तक इसी के बीच में वेरी करेगा। लेवल 8 का ये पेमेंट है, दोनों में लगभग वही है। शैक्षणिक योग्यता देखो, अब शैक्षणिक योग्यता है ना, इसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा। शैक्षणिक योग्यता के बाद यहाँ पर पात्रता को भी आपको थोड़ा ध्यान से समझना पड़ेगा। बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, बहुत सारे कैंडिडेट क्या करते हैं, वीडियो में कमेंट करते हैं कि सर छत्तीसगढ़ के निवासी पात्र होंगे कि बाहर के भी पात्र होंगे, इस प्रकार से बहुत सारा कमेंट आता है। उसको सवाल मतलब उसका जवाब यहाँ पर मिलेगा। देखो तो यहाँ पर आपको
पहले तो सिविल के लिए है ना, सिविल के लिए अगर देखेंगे तो सिविल में न्यूनतम त्रिवर्षीय डिप्लोमा है ना, मतलब कि जो पॉलिटेक्निक वाले जो स्टूडेंट हैं, मतलब कि जो 3 साल का डिप्लोमा किए रहते हैं वो पात्र हैं। और साथ ही मतलब उसके अलावा और कौन, इंजीनियरिंग वाले, मतलब 4 साल के जो हम बीटेक या फिर बीई किए रहते हैं वो भी इसमें पात्र हैं, मतलब कि बी बीटेक या फिर डिप्लोमा सभी इसमें पात्र होंगे। इसी प्रकार से विद्युत यांत्रिकी में तो यहाँ पर देखेंगे तो इलेक्ट्रिकल या फिर मैकेनिकल में न्यूनतम डिप्लोमा या फिर क्या होना चाहिए, इंजीनियरिंग होना चाहिए, यहाँ पर बताया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर ये इसका शैक्षणिक योग्यता के अंतर्गत हम लोगों ने देखा। इसके बाद देखो पात्रता की शर्तों के बारे में बात करते हैं। अब यहाँ पर कुछ पॉइंट हैं जिसको आपको बहुत विशेष करके समझना होगा। जैसे यहाँ पर अभ्यर्थी को छत्तीसगढ़ राज्य का स्थानीय निवासी होना अनिवार्य है। ठीक है, सिर्फ छत्तीसगढ़ ही मतलब छत्तीसगढ़ के स्थानीय निवासी होना अनिवार्य है, छत्तीसगढ़ के ही निवासी होना चाहिए, छत्तीसगढ़ का निवास प्रमाण पत्र उनके पास होना चाहिए। ऑनलाइन आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि तक सक्षम अधिकारी द्वारा जारी छत्तीसगढ़ राज्य के मूल निवास प्रमाण पत्र, ठीक है ध्यान रखेंगे, मूल निवास प्रमाण पत्र उसके पास होना चाहिए। कब होना चाहिए, कब तक का होना चाहिए, अंतिम तिथि तक। किसके अंतिम तिथि, ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि तक। ठीक है, एडवर्टाइजमेंट जो आया है देखेंगे ऊपर, मैं आपको बताया हूँ कि हाँ इस तिथि को इसका एग्ज़ाम फॉर्म अप्लाई करना चालू हो रहा है और इस तिथि तक एग्ज़ाम फॉर्म अप्लाई हम कर सकते हैं। तो जब तक कर सकते हैं ना वही उसका अंतिम तिथि है। तो उस अंतिम तिथि तक क्या होना चाहिए, जो कास्ट सर्टिफिकेट है, मूल निवास प्रमाण पत्र है, वो हमारे पास होना चाहिए। तभी तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जाएंगे तो हमारा वहाँ पर सिलेक्शन होगा, वरना भगा देंगे। ठीक है, अभ्यर्थी का ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि तक शैक्षणिक मतलब निर्धारित शैक्षणिक योग्यता उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। ठीक है, मानकर चलिए कुछ कैंडिडेट होंगे जो कि इस साल ग्रेजुएट हो रहे होंगे या फिर डिप्लोमा कंप्लीट कर रहे होंगे, तो उनके लिए क्या बोला जा रहा है कि अगर जो शैक्षणिक योग्यता है वो कब तक पूरा हो जाना चाहिए, कब तक उत्तीर्ण हो जाना चाहिए, ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि तक वो उत्तीर्ण हो जाना चाहिए, ये बोला गया है। ठीक है, ध्यान रखेंगे इसको। इसका छोटी छोटी और जो भी जानकारी है यहाँ पर ये दिया हुआ है, इसको आप लोग देख लेंगे, ये उतना विशेष जानकारी नहीं है। नीचे और कुछ विशेष जानकारी है तो मैं आपको समझाता हूँ। उम्र देख लीजिए, दिनांक 1/1/2025 की स्थिति में न्यूनतम आयु कितना होना चाहिए बोल रहा है, न्यूनतम आयु होना चाहिए, 1 मिनट माइक गिर गया। चलिए, तो ये हम लोगों ने क्या समझा कि जो न्यूनतम आयु सीमा है वो कितना होना चाहिए, 20 वर्ष यहाँ पर बोला गया है, 20 वर्ष। और अधिकतम आयु सीमा यहाँ पर 35 वर्ष, जिसमें 5 वर्ष की छूट की अवधि और इस प्रकार से बताई गई है। छत्तीसगढ़ का जो स्थानीय निवासी होता है उनको छूट मिलता है 5 वर्ष की और अधिक छूट मिलती है, तो वो सब के बारे में यहाँ पर ऐसा बात किया गया है। ठीक है, इसको आप लोग देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा अपने से। चलिए बाकी यहाँ पर देखते हैं और क्या है हमारे लिए। चलिए फिलहाल इधर को आप लोग जा करके अपने से एक बार पढ़ कर देखिएगा, है ना। ऐसा कुछ विशेष चीज़ यहाँ पर नहीं है ना, सिंपल सिंपल जो भी चीज़ें जो कॉमन रहता है उन्हीं सब के बारे में यहाँ पर बात किया गया है। ठीक है, अब देखिए सिलेबस के बारे में बात कर लेते हैं, है ना। सिलेबस में क्या क्या दिया गया है, ठीक है, हम लोगों ने क्या क्या देख लिया। ठीक, इसके बाद चलो ये सिलेबस के बारे में बात कर लेते हैं। तो ये सबसे पहले सिविल के बारे में बात करते हैं। ठीक है, सिविल का यहाँ पर देख लीजिए क्या क्या है। तो यहाँ पर आप ध्यान देंगे तो सिलेबस फॉर सिविल इंजीनियरिंग सब्जेक्ट लिखा हुआ है। टोटल 100 क्वेश्चन होंगे और 100 अंक के या इस प्रकार से क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, 100 नंबर का पेपर होगा। अब इसमें आप देखेंगे, अच्छा यहाँ पर ये इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल के लिए यहाँ पर दिया गया है और इस प्रकार से अब यहाँ पर देखो डिटेल में दिया गया है। तो 100 नंबर का जो सिविल का हमको सिलेबस जो देखने को मिला है, तो इसमें क्या क्या रहेगा उसको यहाँ पर देख लीजिए। ठीक है, ये हालांकि सिलेबस को मैं ग्रुप में डाल दूंगा, तो वहाँ पर विस्तार से आप लोग प्रिंट निकाल के इसको पढ़िएगा। प्रिंट के निकाल कर बढ़िया अंडरलाइन कर करके कौन कौन सा मतलब कौन कौन सा टॉपिक दिया गया उसको आप लोग विस्तार से करिएगा। मैं हल्का फुल्का यहाँ पर बता दे रहा हूँ क्या क्या होगा। ठीक है, बाकी ग्रुप से आप लोग पढ़िएगा। ठीक है, इस प्रकार देख लीजिए, बिल्डिंग मटेरियल दिया हुआ है। ठीक है, फिर यहाँ पर स्ट्रक्चरल एनालिसिस दिया हुआ है, डिज़ाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर दिया हुआ है। अब बाकी इस प्रकार से जो भी टॉपिक है आप लोग इसको देख लीजिए। ठीक है, सॉइल मैकेनिक्स है, सर्वेइंग है, ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग है,
और बाकी इस प्रकार से लास्ट में जो पीएचई का एग्ज़ाम हुआ था ना, तो पीएचई सर्विस को भी यहाँ पर दे देगा। तो आप लोगों ने पीएचई का अगर एग्ज़ाम दिया होगा तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं यहाँ पर, इस प्रकार से आप देखेंगे तो ये सब आपका काम आने वाला है। ठीक है, मतलब ये मानकर चलिए कि ये टॉपिक आपको बहुत ज़्यादा मतलब अच्छे काफ़ी हद तक क्लियर होगा, थोड़ा बहुत और आपको तैयारी करना पड़ेगा। इसी प्रकार से आप देखेंगे इलेक्ट्रिकल का, है ना, तो ये इलेक्ट्रिकल का सिलेबस इस प्रकार से आपको देखने को मिलेगा। इलेक्ट्रिकल के सिलेबस में एक चीज़ ध्यान रखेंगे, इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल के सिलेबस में, कि यहाँ पर जो 65 नंबर का जो क्वेश्चन रहेगा, 65 नंबर का जो क्वेश्चन रहेगा वो कॉमन रहेगा, मतलब कि दोनों के लिए, इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल दोनों के लिए कॉमन रहेगा। बाकी यहाँ पर जो 35 नंबर का जो रहेगा वो दोनों के लिए अलग है। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए अलग 35 नंबर का, मैकेनिकल के लिए अलग है। ठीक है, दोनों को 35 नंबर का जो रहेगा वो अलग रहेगा, बाकी 65 नंबर का कॉमन रहेगा। 65 नंबर का जो कॉमन है कौन कौन सा है, क्या क्या है, तो यहाँ पर देखोगे तो अप्लाइड फिजिक्स है, अप्लाइड केमिस्ट्री है, अप्लाइड मैकेनिक्स है, और इसके बाद स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल है, थर्मल इंजीनियरिंग है, बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है। एक मिनट रुक जाओ, यहाँ से ये चेंज हो रहा है क्या? अच्छा, यहाँ से चेंज हो रहा है, ठीक है, यहाँ से ही ये चेंज होगा। ओनली फॉर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग लिखा हुआ है ना, तो यहाँ पर चेंज होगा। बाकी इधर का जो भी टॉपिक दिया हुआ है इसको देख लीजिएगा, है ना, ट्रांसफार्मर वगैरह दिया हुआ है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म दिया हुआ है, तो ये सब कॉमन है। किसके लिए कॉमन है? दोनों के लिए कॉमन है, इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल के लिए। बाकी यहाँ से आप देखोगे तो ये इलेक्ट्रिकल के लिए अलग से दिया हुआ है, इंडक्शन टू एसी मशीन दिया हुआ है। इसी प्रकार से यहाँ पर बेसिक फीचर ऑफ एसी मशीन दिया हुआ है, अल्टरनेटर दिया हुआ है। तो ये जो भी टॉपिक दिए हैं देख लीजिएगा, एसी मोटर के बारे में बात किया गया है, इलेक्ट्रिकल के लिए है ना। ये इस प्रकार से इन्वर्टर वगैरह दिया है, कन्वर्टर दिया है, रेगुलेटर वगैरह दिया है। क्या है? रेगुलेटर नहीं, रेगुलेटेड पावर सप्लाई है। चलिए, मोटर वगैरह के बारे में बात की। इसी प्रकार से यहाँ पर देखोगे तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए दिया हुआ है, तो इसमें भी इस प्रकार से जो टॉपिक दिया हुआ है इस आपको आप लोग देख लीजिएगा। इस तरीके से मैकेनिकल में ज़्यादा ऐसा बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं दिया गया है। बाकी ये जो भी है 15, 5 और यहाँ पर कितना, कहाँ है, कितना 15 नंबर का ये है ना, 15 दूनी 30 और 5 35 नंबर का अलग है। तो 65 नंबर का जो रहेगा कॉमन रहेगा, बाकी 35 नंबर क्या रहेगा, बाकी 35 नंबर दोनों के लिए अलग रहेगा। ठीक है, इसके बाद देखिए हमारा भी जो टेस्ट सीरीज है उसके बारे में बात कर लेते हैं। जैसे कि आप लोग देखेंगे तो हमारे एप्लीकेशन में, या फिर आप सीधा वेबसाइट में सर्च करेंगे ना, सीजी मैपोलॉजी सर्च करेंगे तो कुछ इस प्रकार से आपको देखने को मिलेगा। ये सीजी मैपोलॉजी हमारा वेबसाइट आपको देखने को मिलेगा, सिंपल आप सर्च करेंगे तो मिल जाएगा, या फिर प्ले स्टोर में जाएंगे, हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड करेंगे, इंस्टॉल करेंगे सीजी मैपोलॉजी नाम से, तो आपको हमारा वो देखने को मिलेगा। जैसे पीएचई के लिए हम लोगों ने जो बैच चलाया था वो इस प्रकार से आपको देखने को मिलेगा। इसी प्रकार से यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, अभी दोनों के लिए, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल, ये सब के लिए हम लोग सोचेंगे अभी टेस्ट सीरीज स्टार्ट कर दें। टेस्ट सीरीज अगर ज्वाइन करना चाहते हैं तो यह हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 8770183315। ये नंबर पे आप लोग कांटेक्ट करके जो भी डिटेल जानकारी है आप लोग प्राप्त कर सकते हैं, या फिर सीधा हमारे ऐप में जा करके स्टोर सेक्शन में चेक करेंगे तो जो भी कोर्स दिखेगा आपको टेस्ट सीरीज का, उसको बाय करके टेस्ट सीरीज आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो पीएचई की जिस प्रकार से हम लोगों ने टेस्ट सीरीज स्टार्ट किया था, एडीआई वगैरह का भी टेस्ट सीरीज अभी चल रहा है, बहुत सारे एग्जाम का टेस्ट सीरीज चल रहा है, सीजीपीएससी प्रीलिम्स वगैरह का, टेक नॉन टेक सबका हम यहाँ पर टेस्ट सीरीज वगैरह कंडक्ट कराते रहते हैं। तो उसमें अगर ज्वाइन करना चाहते हैं तो ये हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है, इसी नंबर पर आप लोग संपर्क करके जानकारी ले सकते हैं, या फिर सीधा एप्लीकेशन में जा करके वहाँ पर टेस्ट शेड्यूल वगैरह देख करके सीधा परचेस कर सकते हैं। ठीक, चलिए, बाकी और कोई भी अन्य जानकारी के लिए आप इसी कॉन्टैक्ट नंबर पे क्या करेंगे, हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके बारे में कोई भी और जानकारी छूटा होगा या फिर और जानकारी देना होगा तो उसको हम लोग टेलीग्राम वगैरह में शेयर कर देंगे, या फिर व्हाट्सअप ग्रुप में, या फिर व्हाट्सअप में डायरेक्ट आप लोग जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ठीक, चलिए मिलते हैं अगले क्लास में, धन्यवाद।